Inflation is a international or global economic phenomenon. It not only happen in one single country's economic system, but all countries of the world suffer from this economic problem. It not pose threat to only economic activities, but it also pose threats or become hurdles for political system or government if it go beyond the control measures. So today's our topic is inflation, and at perspective of exam it is very important topic, and knowledge of this topic is very relevant for civil services aspirant, and this topic is belong to GS third paper economic development of India. तो इस इन्फ्लेशन, जिसको हिंदी में मुद्रास्फीति कहते हैं, इसमें हम इसके डेफिनेशन, इसके टाइप्स और इसके क्या क्या काजेज़ होते हैं और क्या क्या मेजर्स इस इकोनॉमिक हर्डल्स या थ्रेट को कम से कम करने के लिए किए जाने चाहिए। तो आइए हम इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि इन्फ्लेशन आखिरकार होता क्या है। तो अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो गुड्स के जनरल प्राइस लेवल में अगर कांस्टेंट इंक्रीजमेंट होता है तो उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, या इन्फ्लेशन को एक सिंगल वर्ड में हम महंगाई कह सकते हैं। वस्तु की कीमतों में इंक्रीजमेंट या बढ़ोतरी होना ही क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति कहलाता है। अगर इसको मॉनेटरी टर्म में देखें तो डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ मनी is termed as inflation. Constant decreasing of value of money is termed as inflation. तो इन्फ्लेशन को हम सिंपली कह सकते हैं constant rise in general price level of goods और constant decreasing value of money। यानी कि अगर कॉन्स्टेंटली जो गुड्स के जनरल प्राइस है इकोनॉमी में, मार्केट में, वो इंक्रीज़ हो रहा है तो उसको हम इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति कहते हैं। अगर मनी की वैल्यू है, जाहिर सी बात है अगर जनरल प्राइस लेबर इंक्रीज़ होगा तो हमको जो है किसी जो है गुड्स को परचेस करने के लिए जो है ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, यानी जो मनी की वैल्यू होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। इसीलिए इसको इन्फ्लेशन को कांस्टेंट डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ मनी भी कहते हैं। अब इसको इस प्रकार समझते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपये हैं। एक साल पहले इस 100 रुपये में आप जो है 10 पेन परचेस करते थे। अब एक साल बाद क्या हुआ कि आपकी जो के पास उतने ही रुपए हैं, 100 रुपये ही हैं, और आपके पेन के प्राइसेस जो है बढ़ गए, या उसके मैन्युफैक्चरिंग में की कॉस्ट बढ़ गई, या किसी कारण से उस पेन की जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो गई। तो अब यहाँ पे आपको जो एक साल पहले एक पेन 10 रुपये का मिलता था, अब वो मान लीजिए आपको एक पेन की प्राइस हो गई
12 रुपये। तो अब जो है आपको 10 पेन परचेस करने के लिए 120 रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि अगर आपके पास जो मनी है, या एक साल पहले के जो प्राइस 10 पेन के प्राइस को देखें और एक साल के बाद के 10 पेन के प्राइस को देखें, तो दोनों के बीच का जो अंतर आता है, डिफरेंस, वो 20 रुपीज़ का आता है। यानी एक साल में उस पेन की कीमत में 20 रुपये का इंक्रीजमेंट हुआ। इसको कहेंगे कि उस पेन में 20 रुपये का इन्फ्लेशन आ गया। अब इसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं, यानी कि पेन के प्राइस लेवल में इंक्रीजमेंट हो गया और जो आपकी मनी थी 100 रुपये, उसकी वैल्यू जो है वो घट गई। अब आपको वही 10 पेन खरीदने के लिए 120 रुपये देने पड़ेंगे, यानी 20 रुपये एक्स्ट्रा आपको जो है उस 10 पेन को परचेस करने के लिए देने होंगे। अब ये तो बात रही इन्फ्लेशन के डेफिनेशन की। अब हम इसके काजेस की बात करेंगे। तो इन्फ्लेशन के बहुत सारे काजेज़ होते हैं। इन काजेज़ को हम जो है इन्फ्लेशन को अगर कैटेगराइज करें बेस्ड ऑन काजेज़, यानी कारण के आधार पे अगर इन्फ्लेशन के टाइप्स को कैटेगराइज या जो है बांटें, तो 2 टाइप्स के जो है आपके इन्फ्लेशन होंगे। बेस्ड ऑन काजेज़, और साथ साथ में हम इन दोनों इन्फ्लेशन के टाइप्स के काजेज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। पहला, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, वो सप्लाई और डिमांड में मिसमैचअप हो जाने के कारण जो इन्फ्लेशन आता है उसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। यानी कि डिमांड का जो लेवल होता है या तो सेम रहता है या ज़्यादा हो जाता है, और सप्लाई जो है उसके कंपैरिजन में कम हो जाती है। जैसे कि हम इंडिया में जो है गर्मियों के सीज़न में देखते हैं कि प्याज और दालों की कीमत जो है वो बहुत बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उनका प्रोडक्शन जो है वो कम होता है, या एग्रीकल्चर में कोई नेचुरल जो है ऐसे फिनोमिना हो जाती है, जैसे ज़्यादा बारिश हो जाए या साइक्लोन्स आ जाएं, जिससे जो है इनकी क्रॉप्स होती हैं वो बेकार हो जाती हैं। तो इसका इम्पैक्ट उसके प्रोडक्शन पे पड़ता है, और उस प्रोडक्शन का जो इम्पैक्ट होता है वो इन पल्सेस और ऑन प्याज़ों के जो है सप्लाई चेन पे पड़ता है। यानी सप्लाई जो है वो डिमांड के कंपैरिजन में नहीं हो पाती है, जिससे प्राइसेस क्या होते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं। अब जो है इस डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बाद आइए देखते हैं कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन वो होता है कि किसी गुड्स के प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, उसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। अब हम एक एक इन्फ्लेशन को जो है उसको डीपली डिटेल में जो है देखते हैं। तो अगर हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात करें, तो ये इन्फ्लेशन मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई से आता है। अब ये डिमांड और सप्लाई में मिसमैचअप होता क्यों? अब मान लीजिए कि मनी सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो गई। इसके काज को देखें तो मनी सप्लाई अगर ज़्यादा हो जाती है तो जो लोगों की परचेजिंग पावर होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है।
और जब लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज़ हो जाती है तो उससे क्या होता है कि ज़्यादा डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, जिससे जो है क्या होता है कि अगर उस डिमांड के कंपैरिजन में सप्लाई ना हो पाए तो आपका जो है डिमांड और सप्लाई में मिसमैचअप होता है और डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाता है। दूसरा, अगर डिमांड के इंक्रीजमेंट का काज देखें तो डिस्पोजेबल इनकम का इंक्रीज हो जाना, इनकम इंक्रीजेस, ये भी एक डिमांड को इंक्रीज करने का एक कारण है। दूसरी बात, अगर इसके कारण को देखें तो डिस्पोजेबल इनकम अगर इंक्रीज होगा तो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा, जिससे डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा, कंजम्पशन जब बढ़ेगा तो उससे डिमांड जो है इकोनॉमी में बढ़ेगी। अब इसके बाद अगर अदर डिमांड साइड के कॉजेज़ को देखें तो हाई पब्लिक एक्सपेंडिचर, अब जो है अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करती है तो उससे भी जो है डिमांड में जो है वो इंक्रीजमेंट होता है। दूसरा, अगर काजेज़ देखें डिमांड के इंक्रीजमेंट का तो वो आपका चीप मॉनेटरी पॉलिसी। चीप मॉनेटरी पॉलिसी से क्या होता है कि मार्केट में मनी की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। मनी की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने से जो है ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, लिक्विडिटी फ़्लो ज़्यादा से ज़्यादा होता है, और जिससे एक ये लेवल आता है कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाता है, वेजेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे क्या होता है कि लोगों की परचेजिंग पावर जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है और लोग ज़्यादा चीज़ों के डिमांड करने लगते हैं, जिससे अगर उस कंट्री में उसकी उस डिमांड का या उस गुड्स का प्रोडक्शन कम है तो उसके प्राइसेस में इंक्रीजमेंट होना तय है। अब इसके बाद अगर देखें नेक्स्ट, अगर इसके काजेज़ को देखें तो ब्लैक मनी, नेक्स्ट अगर इसके काजेज़ में देखें एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के एक्सपेंशन होने से भी जो है इन्फ्लेशन आता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर के एक्सपेंशन होने से जो है ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो इंक्रीज़ होती हैं और इकोनॉमी में जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है, और जिससे जो है लोगों की इनकम इंक्रीज़ होती है, और इनकम इंक्रीज़ होने से लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन को प्रिफ़र करते हैं, और कंजम्पशन इंक्रीज़ होने से इकोनॉमी में जो है मार्केट में डिमांड इंक्रीज़ होती है, और डिमांड के इंक्रीजमेंट के रेशियो में अगर सप्लाई नहीं हो पाती है तो उस पर्टिकुलर गुड जिसकी डिमांड इंक्रीज़ हुई है उसकी कीमत उस मार्केट में या इकोनॉमी में इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट, अगर उसको देखें एक्सपोर्ट इंक्रीजेस, इफ़ एक्सपोर्ट इंक्रीजेस इट्स आल्सो बिकम काजेज ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब कैसे ये एक्सपोर्ट इंक्रीजमेंट जो है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का एक रीज़न है, बिकॉज अगर मान लीजिए हमारी कंट्री में किसी ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन होता है या जो गुड्स है उसका लिमिटेड प्रोडक्शन है, लेकिन जो प्रोड्यूसर है उसको फॉरेन मार्केट या अदर कंट्रीज़ में उस गुड्स के जो प्राइस हैं वो अच्छे प्राइस मिलते हैं, यहाँ से ज़्यादा दुगना प्राइस मिलता है, तो वो क्या करते हैं कि उन गुड्स को जो है एक्सपोर्ट कर देते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, फॉरेन मार्केट्स में, जिससे जो है उनके खुद के कंट्रीज़ में, हमारे खुद के कंट्रीज़ में
कंट्री में जो है उस गुड्स की जो है कमी हो जाती है, यानी सप्लाई कम हो जाती है, जिससे उस गुड्स की डिमांड तो वही थी लेकिन सप्लाई कम हो गई, तो प्राइसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो एक्सपोर्ट भी इंक्रीज़ होना किसी ऐसे गुड्स का जिसका पहले से ही लिमिटेड प्रोडक्शन है, जो कि केवल अपने ही देश की कंट्री के लोगों के कंजम्पशन से के लिए है, अगर उसको अदर्स कंट्रीज़ में फॉर द बेनिफिट अगर एक्सपोर्ट किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसकी के प्राइसेस में इंक्रीजमेंट होना जो है वो तय है। अब इसके बाद ये तो डिमांड साइड पे देखा कि कैसे डिमांड जो है इंक्रीज़ होती है। अब डिमांड को देखने के बाद हम सप्लाई को देखते हैं कि जो है डिमांड और सप्लाई के मिसमैचिंग में जो है कैसे सप्लाई में कमी आती है। अगर सप्लाई की बात करें डिमांड, ये आपके डिमांड का जो है काजेज़ है कि क्यों डिमांड इंक्रीज़ होती है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि सप्लाई जो है क्यों कम हो जाती है या सप्लाई जो है वो डिफेक्ट हो जाती है, कौन से ऐसे काजेज़ होते हैं जो सप्लाई को जो है कम कर देते हैं। अगर काजेज़ ऑफ सप्लाई साइड डिफेक्ट, अब जो है सप्लाई साइड के डिफेक्ट को देखते हैं या उनके फैक्टर को कि जो है क्या क्या फैक्टर होते हैं जो सप्लाई साइड को अफेक्ट करते हैं। तो अगर सप्लाई साइड के डिफेक्ट की बात करें तो पहला जो होता है वो शॉर्टेज ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन अगर हो जाए, यानी कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहे रॉ मटेरियल हो, अगर रॉ मटेरियल की कमी हो गई, मान लीजिए कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन एग्रीकल्चर में अच्छे से नहीं हो पाए, इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है जिस इंडस्ट्री का, उसमें जो है प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पाया, तो वो रॉ मटेरियल का जो है सप्लाई वो जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर किसी कंपनी के लिए या इंडस्ट्री के लिए है, या मान लीजिए एग्रीकल्चर ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है एज ए रॉ मटेरियल वहाँ से आता है, तो अगर उसमें शॉर्टेज हो गया या लेबर में शॉर्टेज हो गया, जैसा कि इस समय कोविड के पीरियड के टाइम में जो है क्या हो रहा है कि लोगों के पास तो सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं लेकिन शॉर्टेज ऑफ लेबर है, जिससे उनका क्या होगा, प्रोडक्शन जो है इम्पैक्टेड होगा। अगर प्रोडक्शन कम होगा तो सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी, डिमांड तो पहले से ही उतनी थी लेकिन सप्लाई कम हो गई तो उस पर्टिकुलर गुड्स की जो प्राइस लेवल होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी इन्फ्लेशन आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कोई नेचुरल जो है घटनाएं हो जाती हैं, नेचुरल फेनोमिना, यानी मान लीजिए जैसे साइक्लोन आ गया, बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो गई, तो उससे जो है ट्रांसपोर्टेशन या सप्लाई चेन इम्पैक्टेड होता है, एज वेल एज एग्रीकल्चर इम्पैक्टेड होता है। अगर एग्रीकल्चर इम्पैक्ट होता है तो उस पर जो रॉ मटेरियल के लिए डिपेंड इंडस्ट्रीज़ हैं उन पे उनका जो है प्रोडक्शन जो है वो अफेक्टेड होगा, इम्पैक्टेड होगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन इम्पैक्टेड हुआ तो टाइम मैनर पे या टाइम पे जो है उस गुड्स की सप्लाई नहीं हो पाएगी मार्केट में। तो नेचुरल फिनोमिना या नेचुरल घटनाएं भी सप्लाई साइड के डिफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। नेक्स्ट, अगर इसके फिनोमिना या इसके अफेक्ट को सप्लाई साइड को इम्पैक्ट करने वाली अगर घटना को देखें या फैक्टर को देखें तो उसमें आता है होर्डिंग ऑफ गुड्स, यानी अगर किसी गुड्स की होर्डिंग कर ली जाए, जैसे कि पल्सेस और ऑनियंस के प्राइस जब शूटअप होते हैं इंडिया में, इंक्रीज़ होते हैं, तो जो सेलर होते हैं
वो क्या करते हैं, या रिटेलर वो जो है इनकी होर्डिंग कर लेते हैं अपने पास, जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक बना लेते हैं, जिससे क्या होता है कि गुड्स की सप्लाई जो है वो कम हो जाती है और जो है प्राइसेस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। आपने ऐसी जो है घटनाएं, ऐसी चीज़ें जो है न्यूज़पेपर में बहुत पढ़ी होंगी कि जो है बहुत जगह पल्सेस, ऑनियंस या जो ऐसे फूड्स आर्टिकल या ऐसे गुड्स होते हैं जिनकी में इन्फ्लेशन होता है, तो लोग जो है रिटेलर या जो व्यापारी होते हैं वो इनकी होर्डिंग कर लेते हैं, जिससे मार्केट में सप्लाई कम हो जाती है। अब इसके बाद अगर देखें तो नेक्स्ट जो है लूप साइडेड प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन जो है वो कम हो या प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा हो, जबकि उसकी डिमांड जो है बढ़ती जा रही हो, तो वो भी एक रीज़न होता है फॉर द इंक्रीजमेंट ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब इसके बाद देखते हैं कि इस लूप साइडेड प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी चीज़ें होती हैं। अगर ओल्ड टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन है, या जो है हाईली स्किल जो है लेबर अगर चाहिए, आपने सेमी स्किल लेबर रखा हुआ है, या आपके पास जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो ऐसे हैं कि जिनसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो नहीं किया जा सकता है, तो उससे आपके प्रोडक्शन या इंडस्ट्री के प्रोडक्शन, जो गुड्स का प्रोडक्शन होता है वो कम से कम होता है। नेक्स्ट अगर देखें तो इंटरनेशनल फैक्टर भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इंटरनेशनल फैक्टर कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे मान लीजिए कि फॉरेन मार्केट में या किसी दूसरे देश में किसी वस्तु की या गुड्स की जो है वो प्रोडक्शन में डिफेक्ट हो गया या प्रोडक्शन कम हो गया, तो अगर उस किसी दूसरे कंट्री में वही गुड्स अगर वहाँ के प्रोडक्शन में एज ए रॉ मटेरियल का काम करती है, तो उसकी जो सप्लाई होगी वो जो है वहाँ की इंडस्ट्री में नहीं हो पाएगी। तो जब फैक्टर या रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो वहाँ का प्रोडक्शन भी इम्पैक्टेड होगा। दूसरी बात, क्रूड ऑयल या गैसेस या एनर्जी के जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनकी कीमतों में जो है इंटरनेशनल मार्केट में उनकी कीमतें बढ़ जाना भी सप्लाई साइड में जो है वो डिफेक्ट होता है। दूसरी बात, इकोनॉमिक वॉर जो होती है, ट्रेड वॉर किसी दो कंट्री या थ्री कंट्रीज़ के बीच होती है, जैसे इंडिया और जो है या यूएस और चाइना के बीच जो है हाल ही में अभी ट्रेड वार जो है बहुत ही जो है तेज़ी से चल रही थी, और उसका इम्पैक्ट जो है पूरे वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम पे, ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम पे पड़ा, जिससे जो है ग्लोबल इकोनॉमिक जो है मंदी वो आ गई। अब तो ये आपके इंटरनेशनल फैक्टर्स होते हैं जो कि पूरे जो है इकोनॉमिक सिस्टम को डिस्टर्ब या सप्लाई साइड को डिस्टर्ब करते हैं। अब इसके बाद डिमांड पुल इन्फ्लेशन को देखने के बाद आइए हम देखते हैं कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है और उसके जो है क्या क्या काजेज होते हैं। अगर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात करें तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अगर ये जो प्रोडक्शन है किसी गुड्स का वो कॉस्टलियर हो जाए, प्रोडक्शन बिकम कॉस्टलियर, तो भी जो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाता है। अब ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है आता कैसे है, या जो है ये प्रोडक्शन जो है वो कॉस्टलियर क्यों हो जाता है। तो अगर हम प्रोडक्शन के कॉस्टलियर होने की बात कहें तो उसमें कोई अगर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हो, जैसे कि रॉ मटेरियल कम आ जाए, या लेबर शॉर्टेज हो जाए,
या अदर मीन्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो कम हो जाए, तो इट विल लीड्स स्ट्रक्चरल डिफेक्ट विच बिकम और रिजल्टेंट ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी प्रोडक्शन बिकम कॉस्टली है, प्रोडक्ट्स जो है वो कॉस्टली हो जाए। दूसरी बात, या गवर्नमेंट जो है वो कस्टम एंड ड्यूटीज़ ऑन रॉ मटेरियल को इंक्रीज़ कर दे, तो भी जो है प्रोडक्शन फैक्ट जो होता है वो कॉस्टली हो जाता है। दूसरी बात ये होती है कि अगर जो है एक्स्ट्रा मनी क्रिएशन हो गया, तो उससे जो है क्या होता है कि जैसे कि जब डिमांड बढ़ती है तो जो प्रोड्यूसर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बारो करता है, बैंक से लोन लेता है, और जिससे जो है क्रेडिट का जो फ्लो होता है या लिक्विडिटी का फ्लो वो मार्केट में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है, जिससे जो है उसको पूरा करने के लिए, उस डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए जो है प्रोड्यूसर जो है उस प्रोडक्ट की प्राइसेस को इंक्रीज़ कर देता है। तो ये आपके कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का जो है कॉजेज़ रहा, जिससे जो है हमारे या जो इन्फ्लेशन के काजेज़ बेस्ड पे टाइप्स को देखने के बाद और उन टाइप्स के काजेज़ को देखने के बाद हम जो है उनके कंट्रोलिंग क्या मेजर्स होने चाहिए उनको आप देखते हैं। तो अगर हम जो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात करें तो उसके कंट्रोलिंग मेजर्स की बात करें तो ये कंट्रोल मेजर्स दो टाइप्स के होते हैं, एक शॉर्ट रन होता है, एक लॉन्ग रन होता है, या जिसको हम जनरल जो है और वी कैन से अदर देन मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी के अलावा क्या क्या जो है स्टेप लिए जा सकते हैं जिससे जो है हम उनके जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर इसके शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की बात करें तो शॉर्ट रन में अगर डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो जिस जो है गुड्स की डिमांड ज़्यादा है और उसकी सप्लाई कम है और उसके प्रोडक्शन को हम कम समय में या नहीं किया जा सकता है, तो उसको इंपोर्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करना एक गवर्नमेंट के लिए ये मेजर्स है कि वो शॉर्ट रन में इस डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कम कर सकती है। गवर्नमेंट शुड import to meet excess डिमांड। अब जैसे इंडिया में जो है आपने न्यूज़पेपर या न्यूज़ में देखा होगा कि जो है पल्सेस को कनाडा और अदर कंट्रीज़ से जो है इंपोर्ट किया जाता है जब उनकी सप्लाई या खुद प्रोडक्शन जो है इंडिया में कम होता है और डिमांड ज़्यादा हो जाती है। सेम जो है फिनोमिना प्याज के कॉन्टेस्ट में होता है। तो यानी कि गवर्नमेंट जो है उसको इंपोर्ट करती है जो डिमांड को मीट करने के लिए या उस डिमांड को पूरा करने के लिए। और इसके बाद लॉन्ग रन में क्या हो सकता है कि लॉन्ग रन में हम प्रोडक्शन को जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, यानी कि हमको समय मिल जाता है जिससे जो हम अपने जो डिफेक्ट हैं प्रोडक्शन के उसको जो है सही करके जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोडक्शन कर सकते हैं लॉन्ग रन में। इंक्रीज प्रोडक्शन। नेक्स्ट, बेटर सप्लाई चेन, यानी हम ट्रांसपोर्टेशन और अदर मीन्स ऑफ सप्लाई चेन्स को बेटर कर सकते हैं। दूसरी बात, बेटर स्टोरेज सिस्टम, यानी कि हम जो है स्टोरेज सिस्टम इंडिया में जो है ये सबसे बड़ा जो है ग्लिच है फॉर द डिमांड पुल इन्फ्लेशन, क्योंकि प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन उस प्रोडक्शन को प्रोक्योरमेंट या उसको स्टोरेज करना इंडिया में जो है वो एक टास्क है, यानी कि इंडिया में स्टोरेज फैसिलिटी बहुत ही कम है जिससे जो है ज़्यादा जो है क्रॉप्स जो है वो बेकार हो जाती है ड्यू टू द
लैक ऑफ प्रोक्योरमेंट और स्टोरेज फैसिलिटी इन इंडिया। अब इसके बाद स्ट्रॉन्ग मेजर्स टू कंट्रोल होर्डिंग। हम जो है गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रांगली जो है होर्डिंग को कंट्रोल कर सकती है लॉन्ग रन में, जिससे जो है कि उस डिमांड ये उस पर्टिकुलर गुड्स की जो डिमांड है उसकी सप्लाई जो है वो डिफेक्टेड ना हो, या उसकी सप्लाई जो है वो मार्केट में कम ना हो, अवेलेबिलिटी कम ना हो। अब इसके बाद देखें नेक्स्ट जो है अगर लॉन्ग रन जो है सॉल्यूशन को, तो बेटर डिस्ट्रीब्यूशन। अगर जो है डिस्ट्रीब्यूशन बेटर होगा तो उससे जो है सभी लोगों के पास या पूरे मार्केट में कंट्री के वो गुड्स जो है अच्छी तरह से पहुंच जाएगी। दूसरी बात एक और मेजर्स होता है राशनिंग, जैसे कि हमारे यहाँ जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिससे जो है लोगों के पास जो है कुछ कम पैसे में वो चीज़ जो है वो पहुँच जाती है, चाहे वो वीट हो या राइस हो। तो राशनिंग सिस्टम से को भी गवर्नमेंट जो है अप्लाई कर सकती है या अडॉप्ट कर सकती है। बाकी ये जो है मेन मेजर्स हैं लॉन्ग रन के, और ये आपके शॉर्ट रन के मेजर्स हैं फॉर कंट्रोलिंग डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब इसके बाद कैसे हम जो है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन को कम कर सकते हैं, ये अदर्स मेजर्स हैं। अभी इसके बाद जो है मॉनेटरी मेजर्स और फिजिकल मेजर्स क्या क्या अडॉप्ट करने चाहिए गवर्नमेंट को, उसको भी हम देखेंगे कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन अगर एक्सेस मनी सप्लाई से आता है तो मॉनेटरी पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए, या एक्सेस पब्लिक बोरोइंग, या जो है एक्सेस पब्लिक एक्सपेंडिचर, एक्सेस कंज्यूमर एक्सपेंडिचर हो, तो उसके लिए फिजिकल पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए वो भी देखेंगे। तो कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन को अगर हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में देखें तो शॉर्ट रन में पहले तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको कट करना चाहिए, कट डाउन प्रोडक्शन कॉस्ट। नेक्स्ट प्रोडक्शन कॉस्ट को कट डाउन करने के बाद अगर ये प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे कम होगी कि गवर्नमेंट को एक्साइज और ड्यूटीज़ को कम करना होगा। ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल शुड रिड्यूस। नेक्स्ट ये तो रही शॉर्ट रन की बात। लॉन्ग रन की अगर बात करें तो बेटर प्रोडक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो प्रोडक्शन जो है कॉस्ट वो कम होगी। कैसे कम होगी कि कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, जिससे जो लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी वो ज़्यादा होगी, और जो है आप जो प्रोड्यूसर होगा उसको बेनिफिट होगा, और जो गुड्स के प्राइसेस वो जो है कम से कम होंगे। दूसरी बात लॉन्ग रन में इंक्रीज इनकम ऑफ पीपल। नेक्स्ट इंक्रीज वेजेस। ये कुछ लॉन्ग रन के जो मेजर्स हैं जिनसे जो है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन को जो है वो कम किया जा सकता है। तो ये रहा अदर्स मेजर्स, मॉनेटरी पॉलिसी या मॉनेटरी मेजर्स या फिजिकल मेजर्स के अलावा क्या क्या मेजर्स जो है वो गवर्नमेंट अडॉप्ट करके लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में इस कॉस्ट पुश और डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है। अब आइए गवर्नमेंट के मॉनेटरी और फिजिकल मेजर्स को देखते हैं कि
ये मॉनेटरी और फिजिकल मेजर्स क्या क्या एडॉप्ट करने चाहिए। अगर हम मॉनेटरी मेजर्स की बात करें तो अगर इकोनॉमी में जो है करेंसी या लिक्विडिटी के ज़्यादा फ्लो होने से अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो पहला जो मॉनेटरी मेजर्स है वो कट डाउन मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई को रिड्यूस कर देना, कट कर देना भी एक जो है मॉनेटरी मेजर्स है। अब ये कैसे किया जाएगा, तो अगर हम मॉनेटरी टूल्स में देखें जो है आरबीआई के इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो कुछ ऐसे मॉनेटरी टूल्स हैं जिससे जो है मनी के सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, जैसे बैंक रेट है और आपका जो है रेपो रेट है, सीआरआर है। ये ऐसे जो है मेजर्स हैं जिनको अगर इंक्रीज़ कर दिया जाए तो आपकी मनी सप्लाई वो कम हो जाएगी। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मेक मनी कॉस्टलियर, मनी को महंगा करना जो है एक मॉनेटरी जो है मेजर्स है, जो है डिमांड और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को रोकने के लिए। अब इसके बाद आते हैं, अब इनको जो बीआर है आपका बैंक रेट, रेपो रेट और जो है कैश रिजर्व रेशियो, इसको हम जो है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया या मनी एंड बैंकिंग में डिटेल में सीखेंगे। यहाँ बस थोड़ा जो है इसके बारे में जानिए कि ये मॉनेटरी टूल्स होते हैं जिससे जो है मनी सप्लाई को आरबीआई जो है मार्केट या इकोनॉमी में कम या ज़्यादा करती है। अब इसके बाद मॉनेटरी मेजर्स को देखने के बाद तो दो और इसके जो है रीज़न हैं कि डीमोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन भी जो है एक मेजर्स है जिससे जो है हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मार्केट में या इकोनॉमी में ब्लैक मनी ज़्यादा है तो डीमोनेटाइजेशन भी एक जो है अच्छा मेजर्स है जिससे जो है हम इन्फ्लेशन को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, न्यू करेंसी। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया और जो करेंसी जो चल रही है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर गई तो न्यू करेंसी को अडॉप्ट करना एक जो है गवर्नमेंट के लिए एक अदर मेजर्स है जिससे जो है वो इन्फ्लेशन को कम कर सकते हैं। जैसे कि हाल ही में ईरान ने जो है नई करेंसी को अडॉप्ट किया है, क्योंकि वो जो पुरानी करेंसी थी उनकी उसकी वैल्यू जो है मार्केट में, फॉरेन मार्केट में बहुत ही ज़्यादा गिर गई थी, जिससे उसने न्यू करेंसी को अडॉप्ट किया है। अब इसके बाद मॉनेटरी मेजर्स को देखने के बाद आइए हम जो है अब फिस्कल मेजर्स को देखते हैं। फिस्कल मेजर्स में जो पहला मेजर्स है वो ये है कि फिस्कल डेफिसिट को कम से कम रखा जाए, रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट, यानी रिड्यूस अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। हमें जो है बेकार के व्यय को कम करना चाहिए और यानी गवर्नमेंट को जो है वो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर जो है वो नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, इंक्रीज़ टैक्सेस को इंक्रीज़ करना चाहिए। नेक्स्ट, इंक्रीज़ सेविंग को भी जो है इंक्रीज़ करना चाहिए, जिससे कम से कम जो है लोगों की मनी जो है वो खर्च हो, स्पेंड हो। दूसरी बात,
सरप्लस बजट होना चाहिए गवर्नमेंट का, जो है डेफिसिट बजट नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेफिसिट बजट से ज़्यादा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का होता है और उससे क्या होता है कि इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट अगर जो है बात करें तो रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट शुड बी पोस्टपोन। अब ये पब्लिक डेब्ट क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है विभिन्न तरीक़ों से जो पब्लिक बारोइंग करती है उसको हम पब्लिक डेब्ट कहते हैं, और उसका टाइम पे जो है रीपेमेंट भी करना होता है। इसके बहुत से जो है मीडियम है पब्लिक बारोइंग को, जिसमें हम जो है फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया में सीखेंगे। यहाँ बस ये है कि जो पब्लिक डेब्ट होता है उसके प्रीपेमेंट को पोस्टपोन कर देना चाहिए, या जो फॉरेन लोन लिया गया है जैसे IMF से लिया गया हो, वर्ल्ड बैंक से लिया गया हो, और अदर्स जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वर्ल्ड से लिया गया हो, दूसरे कंट्री किसी से लिया गया हो, उसके रीपेमेंट को पोस्टपोन कर देना चाहिए। जैसा कि हाल ही में श्रीलंका ने जो है अमेरिका जो इंडिया से लोन लिया था उसके रीपेमेंट को पोस्टपोन किया है, तो वो उस अपने जो है फिस्कल पॉलिसी में उसको इंक्लूड किया है, जिससे वो वहाँ के अपने कंट्री के इन्फ्लेशन को कम करना चाहता है। तो ये आपका कुछ फिस्कल मेजर्स रहे जिसको जो है गवर्नमेंट अडॉप्ट करके इन्फ्लेशन को कम से। अब इस फिस्कल मेजर्स और मॉनेटरी मेजर्स को देखने के बाद हम पार्ट 3 में जो है बात करेंगे इंडिया में इन्फ्लेशन कैसा है और इंडियन गवर्नमेंट को क्या क्या मेजर्स जो है वो अडॉप्ट करने चाहिए। तो पार्ट 3 में हम एट ए ग्लेंस पढ़ेंगे, सिर्फ जो है मेजर्स के थोड़े उसके बारे में बात करेंगे। बाकी ये जो जितना हमने फिस्कल मेजर्स और जो है मॉनेटरी मेजर्स और अदर मेजर्स जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को कम करने के लिए बताया, ये सारे मेजर्स जो है इंडियन गवर्नमेंट को भी अडॉप्ट करने चाहिए, और अडॉप्ट करती भी है गवर्नमेंट जो है अपने RBI के मॉनेटरी पॉलिसी और जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के फिस्कल पॉलिसी के थ्रू जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो पार्ट 3 में हम जो है हमने सिर्फ जो है थोड़ा उसके बारे में बात किया हुआ है, थोड़ा सा इन्फ्लेशन के बारे में बात किया है और उसके मेजर्स को डायरेक्टली सिर्फ बता दिया है, उसको एक्सप्लेन कम किया है। यहाँ पे एक्सप्लेन किया है तो इस चीज़ को आप इंडिया के टर्म कॉन्टेक्स्ट में भी जोड़ सकते हैं। धन्यवाद।